नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा नवीन तकनीकी विकास और उन्नत समाधानों के क्षेत्र में हासिल की जा रही उपलब्धियों की। बताएंगे कैसे गौरैया जैसे विलुप्त हो रहे जीव को बचाने में मदद कर रहे हैं हमारे पर्यावरण प्रेमी। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। उन्नत विकिरण कवच एवं जियोपॉलिमरिक पदार्थ केंद्र की शुरुआत। औद्योगिक कचरे से उन्नत सामग्री का निर्माण करेगा CSIR का भोपाल स्थित संस्थान। प्रघाती तरंगों को नियंत्रित करने वाले नए गति विज्ञान की खोज। हाइपरसोनिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में नया आयाम जोड़ेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का ये शोध। विकलांगों के लिए पहनने योग्य स्वदेशी रोबोटिक सूट विकसित। हेल्थ केयर स्टार्टअप द्वारा तैयार ये उन्नत उपकरण व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के उपचार और पुनर्वास में करेगा सहयोग। और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता से होगा गौरैया संरक्षण। दिल्ली जैसे शहरों में युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण प्रेमी। CSIR का भोपाल स्थित प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री हर क्षेत्र के लिए नवीन और लगातार प्रभावी तकनीक विकसित करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में संस्थान ने औद्योगिक कचरे से रेडिएशन शील्ड पदार्थ तैयार करने की पद्धति विकसित की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्प्री के सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलिमरिक मटेरियल्स का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं में एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर MRI का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन सभी तकनीकों में इस्तेमाल के दौरान अपनी अपनी तरह का विकिरण यानी रेडिएशन पैदा होता है और अस्पतालों में इन सुविधाओं के लिए विशेष रूप से रेडिएशन रोधी कमरे तैयार किए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर सीसा जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके विकल्प के तौर पर अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भोपाल स्थित प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री ने सीसा रहित ज्यादा प्रभावी रेडिएशन रोधी शील्ड पदार्थ विकसित किए हैं। 13 मार्च 2021 को एक समारोह के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एवं जियोपॉलिमरिक पदार्थ केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक एनालिटिक हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला की भी शुरुआत की गई। इस सेंटर का उद्देश्य ये है कि जो रेड मड एल्यूमिना इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है और फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर प्लांट से वेस्ट निकलता है, उसको यूटिलाइज करके हम कुछ नए मटेरियल्स प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं जो कि हमें इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी सफल बनाएं और वेस्ट का यूटिलाइजेशन भी हो। रेड मड से हम जो कि आयरन रिच है, वेस्ट है, हमने रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स बनाई हैं, रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट्स बनाए हैं। रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स जो हैं वो हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। CSIR एम्प्री के वैज्ञानिकों ने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत ऊर्जा संयंत्रों आदि से निकलने वाली फ्लाई ऐश और रेड मड जैसे औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल कर उच्च प्रभावी रेडिएशन शील्ड पदार्थ विकसित किए हैं। इन पदार्थों का इस्तेमाल रेडिएशन रोधी निर्माण में किया जा सकता है। एम्प्री का ये नवीन केंद्र सीसा जैसी धातु के उपयोग को कम कर रेडिएशन शील्ड को लागत प्रभावी भी बनाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो हेमेटाइट ओर से बने हुए कंक्रीट से निर्मित होते हैं। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से उसको हमने एक इंडस्ट्रियल वेस्ट रेडमड से बने सिंथेटिक एग्रीगेट से उसको रिप्लेस किया। उससे हमने कंक्रीट डेवलप करी, कंक्रीट को बार्क में टेस्ट कराया और ये पाया गया कि 10 से 11% हमारा एटीन्यूएशन फैक्टर हेमेटाइट ओर बेस्ड कंक्रीट से ज़्यादा आया। इसके अलावा भी फ्लाई ऐश का उपयोग करते हुए विभिन्न जियोपॉलिमरिक मटेरियल्स का विकास किया गया है। नए एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एवं जियोपॉलिमरिक पदार्थ केंद्र के अनुसंधान और विकास द्वारा अब मिसाइल या रॉकेट लॉन्चिंग पैड और बंकरों के लिए बुलेट प्रूफ कंक्रीट विकास और परमाणु संयंत्रों की कंक्रीट जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित सड़क निर्माण संरचना अनुप्रयोगों में भी एक नया बदलाव आएगा।
फ्लाई ऐश को जब हम अल्कलाइन एक्टिवेटर से रिएक्ट करते हैं तो जियोपॉलीमर एक बाइंडर बन जाता है और ये सीमेंट मुक्त कंक्रीट बनाने के काम आ रहा है। तो इससे हमने उसकी मिक्स डिज़ाइन करी। इससे अप टू मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी बना सकते हैं, एयरफील्ड रनवे बना सकते हैं, इससे डिफेंस के लिए बंकर्स बनाए जा सकते हैं। CSIR का संस्थान एम्प्री अत्याधुनिक और उन्नत पदार्थों के विकास में कार्य करता रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पेयजल से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, पारंपरिक कला और धातुओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवीन, सुलभ और सुरक्षित समाधान विकसित किए हैं, जिसमें अब जियोपॉलीमरिक सामग्री विकास जैसी उन्नत सुविधाएं भी जुड़ गई हैं। इन प्रयोगशालाओं से एम्प्री के साथ साथ अन्य संस्थानों की भी उन्नत सामग्रियों पर नवोन्मेषी शोध करने की गुणवत्ता बढ़ेगी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने शॉक वेव्स यानी प्रघाती तरंगों के क्षेत्र में एक अध्ययन द्वारा नए नतीजे हासिल किए हैं। ये नतीजे अंतरिक्ष और वैमानिकी इंजीनियरिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारतीय शोधकर्ताओं की इस उपलब्धि से रॉकेट और हाइपरसोनिक वाहनों के विकास में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। क्या है ये अध्ययन और इसके नतीजे जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। रॉकेट या तेज गति विमानों को उड़ते हम सब ने ही देखा होगा। जब ये वाहन ध्वनि की गति से तेज रफ्तार से उड़ते हैं और मैक नंबर 1 से आगे बढ़ जाते हैं तो शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं। शॉक वेव्स या प्रघाती तरंगे एक तीव्र भौतिकी सतह है जिससे वस्तु के ऊपर से गुजरने वाली हवा के भौतिक गुणों जैसे तापमान, वायु के दबाव और घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है। बेहतर सुपरसोनिक वायुयान विकसित करने के लिए शॉक वेव्स का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे जैसे हम हाइपरसोनिक वाहन विकास की तरफ बढ़ रहे हैं तो विभिन्न स्थितियों में इसके अध्ययन की जरूरत और बढ़ गई है। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंतरिक्ष विभाग के शोधकर्ताओं ने अस्थिर शॉक वेव्स की दोलन गति का अध्ययन करने के दौरान इस सिद्धांत से जुड़ी नई गतिकी को उजागर किया है। Now, typically, shock waves, when you have an object moving through air at high speeds, it can be. आमतौर पर जब कोई तेज रफ्तार वस्तु जैसे बुलेट, रॉकेट या वायुयान जो कि सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक गति से चलते हैं, तो प्रघाती तरंगे उस वस्तु के साथ साथ चलती हैं। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रघाती तरंगे अस्थिर तरीके से वस्तु के सापेक्ष जा सकती हैं। हमारा अध्ययन प्रघाती तरंगों की इस विशेष घटना को समझने के लिए था, जहां वो अस्थिर दोलन पैदा करती हैं। शोधकर्ताओं ने आगे से नुकीले कोन आकार और पीछे से सिलेंडर जैसी वस्तु पर प्रयोग किया। ये प्रयोग रोड्डम नरसिम्हा हाइपरसोनिक विंड टनल में किया गया। वस्तु के ऊपर से ध्वनि की गति से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से हवा को गुजारा गया, जो मैक नंबर 6 तक पहुंच गई। शॉक वेव्स का बहाव देखने के लिए लेंसेज, लेजर और हाई स्पीड कैमरा का इस्तेमाल कर श्लीरन इमेजिंग का उपयोग किया गया। देखा गया कि कोन के आधे कोण और कोन की ऊंचाई और सिलेंडर के व्यास का अनुपात 2 अलग मापदंड हैं, जो इस बहाव को नियंत्रित करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से किसी भी एक मापदंड में परिवर्तन शॉक वेव्स प्रणाली की स्थिरता और स्पंदन समय अवधि को बदल सकता है। इस अध्ययन में हमने देखा कि जब आपके पास 2 मापदंड हों जो इस तरह की अस्थिर घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो बहुत रोचक प्रकार की गतिकी देखने को मिलती है। तो मौलिक रूप से इस समस्या ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, जहां तक इसकी व्यवहारिक प्रासंगिकता की बात है। हालांकि ये मौलिक अध्ययन था, पर ये इस तरह के उच्च गति वाले विमान या अन्य एकल उड़ान वाहनों के डिजाइनरों को प्रघाती तरंगों के क्षेत्र में इस तरह की वांछित अस्थिर चाल से बचने के लिए एक सोच जरूर प्रदान करता है।
शोधकर्ताओं के मुताबिक 2 नियंत्रण मापदंडों के साथ शॉक वेव्स के स्पंदन और दोलन गति से जुड़ी समस्या की ये श्रेणी पहली बार दर्ज की गई है। ये अध्ययन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जर्नल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्य होने की स्थितियों से संबंधित है। किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों का सदस्य होने से रोका जा सकता है यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, यदि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो और ऐसा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो, यदि वो वित्तीय तौर पर दिवालिया हो, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या वो किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है, यदि वो संसद द्वारा बनाए गए या किसी कानून के तहत अयोग्य है, यदि उसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। केरल के हेल्थ केयर स्टार्टअप एस्ट्रेक इनोवेशंस ने विकलांगों के लिए एक पहनने योग्य रोबोट सूट विकसित किया है। एक्सोस्केलेटन आधारित ये सूट व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोगों को सीधा खड़े होने और चलने में मदद कर सकता है। 3 साल के शोध के बाद तैयार इस तकनीक का अब उपयोगकर्ता परीक्षण शुरू किया जा रहा है। ये स्वदेशी नवाचार विकलांगों के पुनर्वास और उपचार में एक नया आयाम जोड़ेगा। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 7 करोड़ व्हीलचेयर यूजर हैं। आमतौर पर शरीर के निचले धड़ में किसी तरह की विकलांगता के चलते लोगों को व्हीलचेयर या अन्य सहायता उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि इसके साथ भी ऐसे लोगों की कई तरह के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता बनी रहती है। आईआईटी हैदराबाद के सेंटर फॉर इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कार्यरत केरल के हेल्थ केयर स्टार्टअप एस्ट्रेक इनोवेशंस ने अब एक एक्सोस्केलेटन आधारित रोबोट सूट विकसित किया है, जिसकी मदद से निचले धड़ से विकलांग लोग अब आसानी से खड़े हो सकते हैं। ये रोबोटिक सूट विकलांगों की चलने फिरने में भी मदद करेगा। विकलांगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अनजाने में सामान्य गतिविधियों से बाहर कर दिए जाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी दुनिया में अलग थलग हो जाते हैं। ये स्थितियां दैनिक जीवन की गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे काम पर जाना या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना। मेरे दादाजी भी इस समस्या के शिकार हुए। इन्हीं व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना ही इस समाधान के बारे में सोचने और अपना उद्यम शुरू करने का आधार बना। विकलांगों के लिए आधुनिक और सटीक समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही 2018 में एस्ट्रेक इनोवेशंस की शुरुआत की गई थी। इस दौरान यहाँ के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रोबोट सूट पर काम किया। इस अभिनव रोबोटिक सूट में हाइड्रोलिक सहायक संरचना के साथ बैटरी चलित मोटर लगाई गई हैं। ये सूट 80 किलो वजन तक के उपयोगकर्ता को खड़े होने, संतुलन बनाने और चलने में सहायता प्रदान कर सकता है। एक्सोस्केलेटन आधारित ये रोबोट सूट अब उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए तैयार है। हम इस क्षेत्र में रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के फायदे को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इस तकनीक को जरूरतमंदों के बीच लाना रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के साथ काम करते हुए अब हम अपने इस यूनिक एक्सोसूट को विकसित करने के अंतिम चरण में हैं। घर, दफ्तर या बाहर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकने वाला ये अत्याधुनिक उपकरण बीमारी या दुर्घटना के चलते अक्षम हुए लोगों को व्यायाम और चाल प्रशिक्षण में मदद करेगा। इस एक्सोसूट में मशीन लर्निंग और मोशन कैप्चरिंग सिस्टम को भी जोड़ा गया है।
जो चिकित्सकों या देखभाल करने वालों को उपयोगकर्ता का रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता जैसे ही इस उपकरण को पहनता है तो चाल स्वरूप कलन विधि शुरू हो जाती है और वे एक कदम बढ़ा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सुविधा अनुसार इस पैटर्न को बदला जा सकता है। उनकी प्रतिक्रिया को मापने के लिए मोशन ट्रैकिंग सेंसर सिस्टम द्वारा गति को दर्ज किया जाता है। हमारी प्राथमिकता पुनर्वास है। एक्सोसूट रोगियों को लगातार दोहराए जाने वाले कार्यों द्वारा प्रशिक्षित करने में मदद करेगा। वो इसे अपने सामान्य व्यायाम में शामिल कर सकते हैं। एस्ट्रेक की इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की निधि प्रयास योजना और केरल स्टार्टअप मिशन के तहत आर्थिक मदद दी गई। देश में अपनी तरह के पहले रोबोटिक एक्सोसूट विकास के लिए गुरुग्राम स्थित हडल और हेल्थ स्टार्ट भी सहयोग कर रहा है। उम्मीद है एस्ट्रेक सेंटोर जल्द ही व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को रोबोटिक प्रणाली की सटीकता के साथ कम लागत वाला नई पीढ़ी का समाधान उपलब्ध कराएगा। हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में हर जीव जंतु की अहम भूमिका होती है। जैसे जैसे जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इन्हीं में से एक है हमारे घरों में रहने वाली गौरैया। पिछले कुछ ही दशकों में खासकर शहरी क्षेत्रों से गौरैया लगभग खत्म हो चुकी हैं। इस नन्हे से जीव को बचाए रखने के लिए अब कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी व्यक्तिगत स्तर पर भी अभियान चला रहे हैं। विश्व गौरैया दिवस पर ऐसे ही एक प्रयास को उजागर करने वाली ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। गौरैया एक नन्हा सा पक्षी जिसकी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौरैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट अल्फा और कैटवॉर्म चुगती है। इसके अलावा मानसून के समय पैदा होने वाले कीड़े भी इसकी खुराक है और इस तरह गौरैया एक जरूरी संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन कुछ समय पहले तक हमारे आसपास और घरों में फुदकने वाली गौरैया अब बहुत कम दिखाई पड़ती है। खासकर शहरी क्षेत्रों में गौरैया लगभग खत्म हो चुकी है। इसकी अहम वजह है कंक्रीट के जंगल बढ़ने से उनके रहने की जगहों और भोजन के स्रोत का खत्म होना। गौरैया संरक्षण को लेकर ही हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा कई संस्थाएं और पर्यावरण प्रेमी शहरी क्षेत्रों में गौरैया को बचाने के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं। टीचर्स को ट्रेन करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट एजुकेशन एक्टिविटी बेस के ऊपर। हम लोग थिएटर करते हैं, इको थिएटर बच्चों के साथ स्कूल्स के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं, तालाबों का पुनः जीवन करते हैं उनको, तालाबों को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं स्कूलों के अंदर। लेकिन हमने जो मेन काम रखा है वो थिएटर, नेस्ट और एजुकेशन है एनवायरनमेंट की। हम लोग नेचर ट्रेल करवाते हैं बच्चों को, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी, स्कूल्स में जाके वर्कशॉप करते हैं। तो इसी किस्म के काम करते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़े और वो बच्चे समझें कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पर्यावरणविद राकेश खत्री पिछले 1 दशक से गौरैया को लेकर अभियान चला रहे हैं। इनकी संस्था इको रूट्स फाउंडेशन विभिन्न शहरी सोसाइटियों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उद्देश्य है लोगों और खासकर नई पीढ़ी को पर्यावरण और जीवों के प्रति संवेदनशील बनाना। राकेश खत्री बच्चों को कई तरह के घोंसले बनाना सिखाते हैं। अब तक पूरे देश में वो इस तरह के लगभग 1 लाख से ज्यादा घोंसले बना चुके हैं। ये इको फ्रेंडली घोंसले न सिर्फ बच्चों को रोमांचित करते हैं, बल्कि गौरैया जैसे छोटे पक्षियों के लिए उपयुक्त निवास उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चिड़िया को बचाना बहुत ज़रूरी था और मैंने उस मुहिम को लेकर जब चला
तो हमने घोंसलों का काफ़ी R&D करके, पहले नारियल से बनाते थे, वो नहीं चला, फिर गत्ते के डिब्बों से बनाए, वो नहीं चले, फिर ये बेंत की डंडियों से R&D करके घोंसले का जो मॉडल बनाया, ये इतना सक्सेस हुआ कि ये चलता ही चला गया। इसमें सिर्फ एक लोहे की चूड़ी को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो चूड़ी भी कवर होती है तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। सारा सामान इको फ्रेंडली है। इन स्वयंसेवी संस्थानों और पर्यावरणविदों के प्रयासों से अब समाज में भी एक बदलाव दिखना शुरू हो गया है। कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों द्वारा अब बच्चों से लेकर बड़े तक गौरैया संरक्षण से जुड़ रहे हैं और उनकी उपयोगिता को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ये बर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसको अगर स्टेट बर्ड का दर्जा भी दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बहुत प्यारी है, छोटी सी है, हमारे घर का हिस्सा थी। ये चिड़िया अपनी छोटी छोटी चोंच से बहुत बड़े बड़े काम करती है, जैसे कि पॉलिनेशन का काम। पॉलिनेशन मतलब एक फूल से दूसरे फूल तक उनको पॉलिनेट करने का काम, जिससे कि वो ब्रीड बढ़ती है। I was very fascinated by 4 साल पहले जब मैंने पहली बार गौरैया को देखा तो मैं बहुत रोमांचित हुई थी, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है, दिल्ली में बहुत कम दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि ये घोंसले इन विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण में हमारी मदद करेंगे, ताकि उनकी आबादी बढ़ सके। गौरैया हमारे बीच चहचहाती रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन जीवों के लिए दाना पानी रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनके निवास की व्यवस्था बनाए रखें। राकेश खत्री और उनकी संस्था द्वारा कृत्रिम घोंसलों का निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम इस दिशा में एक बेहतर पहल कहे जा सकते हैं। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक। 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में जन्म, हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री। प्रभाव ऐसा कि कवि निराला उन्हें कहते हिंदी की सरस्वती। बहुमुखी प्रतिभा की धनी महादेवी साहित्य के अलावा संगीत और चित्रकारी में भी थी निपुण। महात्मा गांधी के प्रभाव में समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम में लिया हिस्सा। भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से हुई सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। देश में टीकाकरण की उपयोगिता को प्रसारित कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के नाम से भी जाना जाने वाला ये अभियान इस बार कोरोना काल के चलते और महत्वपूर्ण हो गया। भारत में इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत भारत में 16 मार्च 1995 को पोलियो ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जिसके बाद से 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी अभियान के तहत अब अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ भी टीके लगाए जाते हैं। पोलियो को भारत से खत्म करने में ये अभियान पूरी तरह सफल कहा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में आखिरी पोलियो का मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था और साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। इसरो का मंगलयान लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है।
हाल ही में मंगलयान ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर दिखने वाले सफेद बादल के अध्ययन में मदद की है। मंगल ग्रह पर आमतौर पर पूंछनुमा सफेद बादल देखा जाता रहा है, जिसे अर्सिया मॉन्स एलोंगेटेड क्लाउड कहा जाता है। मंगल के दक्षिण में मौजूद ओलिम्पस मॉन्स ज्वालामुखी के आसपास बनने वाले इस बादल को और ज्यादा समझने के लिए वैज्ञानिक 5 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों की मदद से इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर तक की हो सकती है और ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी पूंछ की दिशा में बह सकता है। अद्भुत आकृतियों वाला ये बादल तकरीबन 2.5 घंटे तक देखा जा सकता है और मंगल पर धूप खिलते ही ये गायब हो जाता है। इस अध्ययन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के मंगल मिशन ऑर्बिटर के साथ साथ मंगलयान द्वारा ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। 50 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वर्ग के लोगों पर किए गए एक अध्ययन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जल्दी मृत्यु का जोखिम 60% ज्यादा पाया गया है। कनाडा की मेडिकल एसोसिएशन पत्रिका में प्रकाशित इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 28 देशों में 1,79,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया, जिसमें 55% महिलाएं थीं। हालांकि अध्ययन में पाया गया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच मृत्यु दर का अंतर विभिन्न देशों में अलग अलग है। इन अध्ययनों में मृत्यु दर में यौन अंतर के सामाजिक, व्यावहारिक और जैविक कारकों के संभावित प्रभाव की जांच की गई और पाया गया कि अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं, आर्थिक और सामाजिक विकास विभिन्न देशों में 50 वर्ष या उससे अधिक के पुरुषों और महिलाओं के बीच मृत्यु दर के अंतर में योगदान कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक पुरुषों में धूम्रपान और हृदय रोग की भारी दर जल्दी होने वाली मृत्यु दर का जोखिम बढ़ाती है। एक भारतीय शिक्षक ने देश की पहली अर्धमानवीय रोबोट विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। सोफिया रोबोट की तर्ज पर तैयार ये स्वदेशी रोबोट शालू 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषाओं में हर तरह के मुद्दों पर बात कर सकती है। IIT मुंबई के केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर साइंस के शिक्षक दिनेश पटेल ने इस रोबोट का निर्माण किया है। देश में ख्याति पा चुकी ये स्वदेशी महिला रोबोट हाथ मिलाने, खुशी, क्रोध, जलन, हंसी मजाक जैसी मानवीय संवेदनाओं को न सिर्फ समझ सकती है बल्कि उसके अनुरूप व्यवहार भी करती है। शालू आपकी मनपसंद कविताएं और कहानियां सुना सकती है। लोगों को पहचानना, उन्हें याद रखना, विभिन्न वस्तुओं की जानकारी से लेकर तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने में भी शालू दक्ष है। इस रोबोट का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने, परीक्षा लेने से लेकर घरों में बुजुर्गों की देखभाल में भी किया जा सकता है। दिनेश पटेल का ये प्रयास भविष्य में स्वदेशी अर्धमानवीय रोबोट विकास के क्षेत्र में नए रास्ते खोल सकता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।